Hello dear students, you are all welcome to your own channel क्रैक बोर्ड एग्जाम्स। क्लास 10 के सभी परीक्षार्थियों का अपने चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेसन में झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आज हम लोग इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए को फुल डिटेल में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो लेसन को पूरा देखिएगा ताकि आप सबों को पूरा लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर किए सेक्शन ए में चलते हैं। सेक्शन ए, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। दिए गए पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों का जवाब देने के लिए करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो आइए पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इशूज। प्यारे विद्यार्थियों, हाल के वर्षों में यानी बीते कुछ वर्षों में हम देखें तो जलवायु परिवर्तन जो है एक क्या हुआ है, इमर्ज्ड हुआ है। ठीक है, यानी उभरा है। इमर्ज मीन्स क्या होता है? ठीक है, इमर्ज मीन्स प्यारे विद्यार्थियों उभरना। ठीक है, कम आउट। तो जलवायु परिवर्तन उभरा है। एज मीन्स के रूप में, यानी किस रूप में उभरा है? वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल इशूज। ठीक है, और दुनिया की जो गंभीर समस्याएं हैं उनमें से एक के रूप में जलवायु परिवर्तन उभरा है। ठीक है, साइंटिस्ट अग्री दैट द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। वैज्ञानिकों का मत है कि पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? ध्यान दीजिए, ड्यू टू मीन्स के कारण, ड्यू टू द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उसमें उसका जो लेवल है उसमें बढ़ोतरी हो जाने के कारण, ठीक है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड NO2। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, दीज गैसेस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। और ये सारी जो गैसें हैं वो हमारे वायुमंडल में क्या करती हैं? पृथ्वी से जो हीट, उष्मा जो रेडिएट होती हैं वो ये सारी गैसें क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, ट्रैप मीन्स क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? एब्जॉर्ब। ठीक है, तो हीट को ये सारी गैसें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है? लीडिंग टू ए फिनोमेनन। और एक ऐसी स्थिति को ये गैसें जन्म देती है, एक ऐसी फेनोमेनन, ठीक है, ऐसी एक नेचुरल, एक कह सकते हैं फेनोमेनन को जन्म देती है जिसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज का सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फार रीचिंग। और जलवायु परिवर्तन का जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट मीन्स इफेक्ट, वो बहुत ही गंभीर है, फार रीचिंग है। फार रीचिंग मीन्स दूरगामी है, वेरी सीरियस है। राइजिंग सी लेवल्स थ्रेटन कोस्टल सिटीज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज फ्लड्स and droughts are becoming more common and many species are struggling to survive as their habitats change or disappear। प्यारे विद्यार्थियों, राइजिंग सी लेवल्स, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि कोस्टल मीन्स क्या हो गया? ठीक है, समुद्रीय तट, समुद्र तट। ठीक है, समुद्र तट के तट पर जो शहर बसे हैं, ठीक है, कोस्टल सिटीज, ठीक है, तटीय जो शहर हैं, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और जो खराब वेदर कंडीशंस हैं, ठीक है, और ख़राब मौसम की जो स्थिति है, जैसे फ्लड्स, जैसे बाढ़,
एंड ड्रॉट मीन्स सुखाड़, फ्लड मीन्स बाढ़ आर बिकमिंग मोर कॉमन, और ये सब कॉमन होती जा रही हैं, सामान्य होती जा रही हैं। आए दिन फ्लड, सुखाड़ से लोग पीड़ित हो रहे हैं। एंड मैनी स्पीसीज आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, और बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो जीने के लिए क्या कर रही हैं, सर्वाइव, ठीक है, यानी जीने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां जीने के लिए संघर्ष कर रही हैं। क्यों? कारण दिया हुआ है एज मीन्स क्योंकि। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एज देयर हैबिटेट्स चेंज, क्योंकि उनके रहने का स्थान बदल जाते हैं, और डिसअपियर, और या तो उनके रहने के स्थान क्या होता है, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। इन सम रीजन्स फार्मर्स आर फेसिंग रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स, और कुछ क्षेत्रों में किसान जो हैं वो फसल की कम पैदावार की समस्या से जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? रीजन दिया हुआ है ड्यू टू मीन्स मैंने ऊपर बताया के कारण, ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स, क्योंकि अनिश्चित वर्षा का जो पैटर्न है, यानी कब बारिश हो, ठीक है, ये पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इस कारण से यानी समय पर बारिश का नहीं होना, ठीक है, यानी बारिश के बारे में कुछ नहीं कह पाना। ठीक है, और इस तरह के पैटर्न को क्या कहा जाएगा, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स अ कलेक्टिव एफर्ट, और जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए क्या आवश्यकता है, रिक्वायर क्या है, रिक्वायर मीन्स नीड, आवश्यकता होना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की समस्या को ठीक करने के लिए क्या ज़रूरत है, कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। कलेक्टिव एफर्ट मीन सबको मिलकर कोशिश करनी होगी, समग्र प्रयास करना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट्स मस्ट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस, और सरकार को भी ऐसी नीतियां लागू करनी होगी जिससे कार्बन के उत्सर्जन में कमी हो। ठीक है, रिड्यूस मीन्स कम होना। ठीक है, इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड पावर। ठीक है, और सरकार को अधिक ध्यान देना होगा किसमें, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों में। ठीक है, स्रोतों में। ठीक है, जैसे सोलर, ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ठीक है, आदि में। एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और वनों की सुरक्षा करनी होगी सरकार को जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। इंडिविजुअल्स टू कैन कंट्रीब्यूट बाय यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली, और इतना ही नहीं, जो कॉमन पीपल हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो भी इसमें योगदान कर सकते हैं बाय यूजिंग एनर्जी इफिशिएंटली, यानी ऊर्जा का समुचित प्रयोग करके, ऊर्जा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके, रिड्यूसिंग वेस्ट, और जो वेस्ट है, ठीक है, जो गंदगी है उसे कम करके, एंड एडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स, और एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, जैसे कि वो उतना ही संसाधनों का प्रयोग करे ताकि आने वाली पीढ़ी भी जो है संसाधनों का प्रयोग कर सके। ठीक है, तो एडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। ठीक है, इस पैसेज का अंतिम पैरा देखते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस वी मेक टुडे, और हमारा जो प्लैनेट है, पृथ्वी जो है, उसका भविष्य हमारे चॉइसेस पर डिपेंड करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। ठीक है, इफ एक्शन इज डिलेड, और अगर इसमें देर होती है तो डैमेज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज में बिकम इरिवर्सिबल। तो अगर इसमें देर होती है तो क्या होगा, तो डैमेज जो क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो नुकसान होगा ना, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल टू रिपेयर, यानी उसको ठीक करना असंभव हो सकता है। पुटिंग बोथ द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ एट रिस्क, और पर्यावरण और मानवीय जीवन को दोनों को
खतरे में ला सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। What is the main cause of rising global temperatures mentioned in the passage? ठीक है, पैसेज में हुई चर्चा के अनुसार, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ए पॉपुलेशन ग्रोथ, बी डिफॉरेस्टेशन ओनली, वनो उन्मूलन मात्र, ये में क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, सी इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस की गैसों में वृद्धि, डी अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सबों ने पढ़ा कि इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, मुख्य कॉज है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का। तो करेक्ट ऑप्शन 1 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा कि ऑक्सीजन की चर्चा नहीं हुई है, तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती हैं। ठीक है, तो 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइजिंग सी लेवल्स मेनली थ्रेटन। समुद्र का जल स्तर बढ़ना मुख्य रूप से खतरे में डालता है किनको? ये माउंटेन विलेजेस, पहाड़ पर बसे गांवों को, बी कोस्टल सिटीज, ठीक है, तटीय शहरों को, सी डेजर्ट टाउन्स को, ठीक है, और डी फॉरेस्ट को। तो राइजिंग सी लेवल ठीक से मुख्य रूप से किनको ज़्यादा खतरा है? कोस्टल सिटीज को। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तटीय शहरों को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज। पैसेज के अनुसार, ठीक है, मेजर इफेक्ट अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल यानी अनिश्चित वर्षा का एक बड़ा प्रभाव क्या है? डिफॉरेस्टेशन, वनो उन्मूलन, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड्स है। ठीक है, यानी फसल का, ठीक है, कम पैदावार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस। निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के तरीके नहीं हैं। ठीक है, यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करके, इसकी तो चर्चा आई है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, इसकी भी चर्चा पैसेज में हुई है। यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली, इसकी भी चर्चा हुई है। डी एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग, ठीक है, कोयले के खदान को बढ़ा करके, उन्हें विस्तार करके, इसकी चर्चा नहीं हुई है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द वर्ड इरिवर्सिबल इन द पैसेज मीन्स। ठीक है, पैसेज में इरिवर्सिबल, मैंने पहले बताया कि इरिवर्सिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू रिपेयर और करेक्ट, जिनको ठीक करना संभव हो। ठीक है, तो इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन ए में ही करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट, तो 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ, हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पैसेज किन किन लोगों को सुझाव देता है कि क्लाइमेट परिवर्तन के विरुद्ध जो है एक्शन लेना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए? ओनली साइंटिस्ट, केवल वैज्ञानिकों को, ओनली गवर्नमेंट्स, केवल सरकारों को, ठीक है, बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स, डी ओनली इन्वायरमेंटलिस्ट, केवल पर्यावरणविदों को। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा, सरकार और जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स जो हैं, उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। 8 देखता हूँ, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का टोन क्या है, यानी पैसेज का भाव क्या है? ह्यूमरस टोन, ह्यूमरस मीन्स फनी,
यानी हास्यास्पद, पैसेज का टोन हास्यास्पद तो नहीं है। बी इंफॉर्मेटिव एंड वार्निंग, हाँ जानकारी देने वाला भाव है और चेतावनी देने वाला भी भाव है, तो इंफॉर्मेटिव है और वार्निंग। सी कैजुअल, डी सरकास्टिक। प्यारे विद्यार्थियों 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंफॉर्मेटिव है क्योंकि इसमें बहुत सारी सूचनाएं हम सबों को मिलती है और चेतावनी भी है, ठीक है, एक अलार्मिंग टोन है पैसेज में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी का, सॉरी 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको यहाँ सही विकल्प को चुनना है, ठीक है, और आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। आप सभी इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, उसने मुझसे कहा क्या आप मुझे मदद करेंगे, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, यस नो क्वेश्चन जो होते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इफ या वेदर से जोड़ा जाता है और क्वेश्चन होने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब आस्क के रूप में आती है, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वॉज प्लेइंग एस्टरडे। राजू ने कहा मैं खेल रहा था, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? ठीक है, राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 10 का ए हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाती है और एस्टरडे द डे बिफोर में, ठीक है। आगे देखता हूं 11। आई डॉट 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 रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। ठीक है, मैं सोमवार से अंग्रेजी क्या कर रहा हूं? पढ़ता रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो कार्य भूत काल में शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में भी कंटिन्यू कार्य कर रहा है, वो कार्य चल रहा हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आई के साथ हैव लगता है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा। ठीक है, 12 देखता हूं। डॉट 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 मे यू लीव लॉन्ग। ये किस प्रकार का वाक्य है प्यारे विद्यार्थियों? यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है जिसमें विश, ठीक है, ब्लेसिंग्स आदि का भाव होता है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो मैं से शुरू होता है, तो 12 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ये हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है, 13 देखता हूं। आई डॉट डॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, मैं धारा प्रवाह के साथ अंग्रेजी क्या कर सकता हूं? बोल सकता हूं। ये सेंटेंस करेक्ट होगा ना बोलना? तो इस प्रकार के वाक्य क्या दिखाते हैं? एबिलिटी को दिखाते हैं, और एबिलिटी के लिए प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 13 का करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह यानी बिना अटके में अंग्रेजी बोल सकता हूं। ठीक है, 14 देखता हूं। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, यह एक उदाहरण है किस टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभी चर्चा ऊपर किए कि जो कार्य पहले शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है। ठीक है, जो स्पीकर है, ये जो सेंटेंस को बोल रहे हैं, उनका कहने का भाव क्या है? वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे से खेल रहे हैं, यानी खेल अभी भी चालू है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, 15 देखते हैं। आई विश आई डॉट डॉट रीच। ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें स्पीकर जो है कामना करता है, विश करता है कुछ बनने की। और आप सभी जानते हैं आई विश आई डॉट डॉट रीच, कौन सी क्रिया सही होगी? हैव, हैड, वर, नन। ठीक है, तो आई विश आई वर रीच। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों में आई के साथ जो है वर का प्रयोग होता है। यह एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। ठीक है, इसमें ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? हमेशा सत्य बोलो। इसे हम नेगेटिव में कैसे बोल सकते हैं? अर्थ यही होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। नेवर टेल ए लाई, झूठ कभी मत बोलो। ठीक है, तो झूठ कभी मत बोलो का अर्थ क्या हुआ? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 16 का ये हो जाएगा। ठीक है, 16 का क्या होगा? 16 का क्या हो जाएगा? ये होगा। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। आप नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। प्रांजल एंड राजवीर वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टू असम। प्रांजल एंड राजवीर ट्रेन से असम जा रहे थे। एज दे लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और जैसे ही उन लोगों ने खिड़की से बाहर देखा, राजवीर वॉज फैसिनेटेड बाय द एंडलेस स्ट्रेचेस ऑफ टी बुशेज। और राजवीर चाय की, ठीक है, बहुत सारी झाड़ियों को, यानी चाय की झाड़ियों को जो विशाल क्षेत्र में थी, उसे देख करके वो राजवीर चकित हो गया। ठीक है, आकर्षित हो गया। असम हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। और असम में चाय की जो है प्लांटेशन, चाय के जो पौधे हैं, सबसे अधिक पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, राजवीर शेयर्ड विद प्रांजल सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टी। ठीक है, और यात्रा के दौरान राजवीर ने प्रांजल के साथ कुछ रोचक बातें चाय के बारे में शेयर की, यानी बताई। ठीक है, प्रांजल को। ही टोल्ड हिम दैट टी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। उन्होंने उसे बताया, राजवीर ने प्रांजल को बताया कि चाय को पहली बार जो है चाइना में खोज की गई। ठीक है, यानी चाय की खोज कहाँ हुई? पहले चाइना में हुई। डिस्कवर मीन्स प्यारे विद्यार्थियों खोजना। वेयर ए चाइनीज एम्परर एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड इट। जहां एक चाइनीज सम्राट ने संजोग से इसकी खोज कर ली। ऐसा कब हुआ? When some tea leaves fell into his boiling water। और जब चाय की कुछ पत्तियां खोलते हुए पानी में जा गिरी। ठीक है, लेटर टी बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बाद में चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत में भी। ठीक है, विच इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी। यानी पूरी दुनिया में चाय प्रसिद्ध हो गई, भारत समेत। ठीक है, और जो अब चाय का बड़े उत्पादकों में से एक है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर ट्रैवलिंग। प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे? टू असम। वेरी सिंपल। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 18 देखता हूँ। व्हाट फैसिनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी। और ट्रेन यात्रा के दौरान कौन सी चीज ने राजवीर को आकर्षित किया? द माउंटेन्स, द टी गार्डन्स। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? द टी गार्डन्स। ठीक है, बी। ठीक है, 19 देखते हैं। वेयर वॉज टी फर्स्ट डिस्कवर्ड। ठीक है,
पहले सबसे पहले चाय की खोज कहाँ हुई? ठीक है, इंडिया, चाइना, ब्रिटेन, जापान। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि चाय की फर्स्ट डिस्कवरी कहाँ हुई थी? चाइना में हुई थी। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, सही विकल्प को चुनें और निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। क्वेश्चन 20 देखते हैं। इन ए लेटर टू गॉड व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? ठीक है, ए लेटर टू गॉड जो लेसन है उसमें लैंको जो है वो किस चीज के लिए उन्होंने उम्मीद की थी? मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसे की, न्यू सीड्स, नए बीजों की, सी रेन, डी ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की। तो भैया पहले तो उन्होंने रेन की उम्मीद की थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हु कंपोज्ड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल नामक जो कविता है इसकी रचना किसने की, यानी इसके कवि कौन है? तो आप सभी को अच्छी तरह पता होगा, यदि आप सभी पढ़े होंगे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो 21 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, 22 देखते हैं। इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ऑब्लिगेशंस? ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो लेसन है उसमें मंडेला कौन सी बात को दोहरी जिम्मेवारियों के रूप में वर्णन किए? टू हिज स्कूल एंड कम्युनिटी, बी टू हिज पेरेंट्स एंड हिज वर्क, सी टू हिज फ्रेंड एंड सोसाइटी, डी टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। तो आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप लेसन को पढ़े हैं तो कि मंडेला ने ट्विन ऑब्लिगेशंस यानी टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की है जो सभी व्यक्तियों के लिए होती है। ठीक है, पहली अपने परिवार के प्रति और दूसरी अपने देश के प्रति। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 का डी हो जाएगा। ठीक है, 23 देखते हैं। इन द थीव्स स्टोरी व्हाट वाज द थीव्स रियल नेम? ठीक है, तो थीव्स स्टोरी में थीव का वास्तविक नाम क्या था? वेरी सिंपल। ठीक है, रवि, अनिल, अरुण, हरि सिंह। ठीक है, तो ये पढ़ते ही आप सबों को इनका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, हरि सिंह था। 24 देखते हैं। द बेकर्स प्रेजेंस वॉज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज। ठीक है, बेकर की उपस्थिति की घोषणा, ठीक है, किस आवाज से की जाती थी? ठीक है, बेल, घंटी से, थर्ड ऑफ बैम्बू स्टफ यानी बांस का बना हुआ जो दंड था उसके थर्ड मीन्स धम धम की आवाज से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 24 का बी हो जाएगा। 25 कूर्ग इज लोकेटेड बिटवीन व्हिच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका? कि कूर्ग कर्नाटक के कौन से दो जिलों के बीच स्थित है? तो आप सभी लेसन में पढ़े होंगे मैसूर एंड मैंगलोर। ठीक है, मैसूर और मैंगलोर के बीच कूर्ग स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 26 हु वाज किट्टी? ठीक है, किट्टी कौन था? तो आप सभी को पता है, ठीक है, कि एनी फ्रैंक जो है, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को किट्टी नाम दिया था, तो एनीज डायरी। ठीक है, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, 27 देखते हैं। इन ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरीज जो लेसन है ट्रिकी वाज, तो ट्रिकी कौन था? तो ट्रिकी एक डॉग था। ठीक है, तो 27 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 28 व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर? हैक ड्राइवर में, हैक ड्राइवर जो लेसन है उसमें जो नरेटर हैं, जो कहानी बताने वाले हैं, उनका पेशा क्या था? प्रोफेशन क्या था? बिजनेस क्या था? नरेटर क्या थे? एक लॉयर थे। ठीक है, एक इमर्जिंग लॉयर थे। ठीक है, उन्हीं के थ्रू पूरे हैक ड्राइवर की कहानी कही जाती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया।
29 देखते हैं, हाउ मच वॉज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। ठीक है, वास्तव में हार कितनी कीमत की थी, 40,000 फ्रैंक्स, 40,000 फ्रैंक्स की, 36,000 फ्रैंक्स यानी 36,000 फ्रैंक्स की, सी 500 फ्रैंक्स, 500 फ्रैंक्स की, डी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कोई कीमत नहीं थी यानी फ्री में मिली थी। ठीक है, नहीं, 500 फ्रैंक्स की थी। ठीक है, 36,000 फ्रैंक्स में नेकलेस को पुनः जो है रिप्लेस करने के लिए दूसरी नेकलेस को खरीदी गई थी मतिल्दा के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा। 30 देखता हूँ, ग्रिफिन वॉज रैदर या पर्सन। ठीक है, लॉलेस पर्सन यानी ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था लेकिन कानून और नियमों को नहीं मानने वाला व्यक्ति था। ठीक है, बी ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। सी इंजीनियर। ठीक है, डी बोथ ए एंड बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, लॉलेस भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोगों ने मॉडल क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे डिटेल में किए। ठीक है, अब सेक्शन बी, सी और डी का आदर्श उत्तर के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक आप सभी, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए पूरे मन से। ठीक है, आप सबों का परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।